बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर शराज और हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस। ग्लाइकोलाइसिस चले आज हम इस टॉपिक को अपना कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। और इसमें एक छोटा सा एक सरप्राइज़ भी है आप लोगों के लिए। सरप्राइज़ के बारे में बस मैं इतना सा बता दूं कि जब हम ग्लाइकोलाइसिस का टॉपिक अपना ख़त्म करेंगे, हमने इसके 6 स्टेप्स पहले देखे थे, 4 स्टेप्स इसके बाकी हैं। चूँकि हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक था, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको इसमें डिफ़िकल्टी फील हो, क्योंकि टर्मिनोलॉजी भी नहीं है, प्रोसेस भी माइक्रो लेवल पे है, सेलुलर लेवल पे है, रेस्पिरेटरी लेवल पे है, और हम इसमें ज़रा डीपली और डीपली विद सिंपली हम इसमें देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हुआ। एक ग्लूकोज जो है कार्बोहाइड्रेट इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी में या ज़िंदा जिस्म में जब गया तो उसके साथ किस किस तरीके के साइकिल्स उसको फेस करने पड़ते हैं। स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होता है, एंडिंग प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेप्स कितने होते हैं, एंजाइम्स का पूरा एक ग्रुप जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, वो अपना एक्शन किस तरीके से दिखाते हैं। और मीनवाइल आपने देखा कि ऑक्सीडेशन के अमल भी हो रहे होते हैं और रिडक्शन के प्रोसेस भी हो रहे होते हैं, हाइड्रोलिसिस का अमल भी हो रहा होता है, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन इस पे हो रहे होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक मरतबा समझाया था कि अभी भी मैं आपको ये एक आइडिया दे देता हूँ कि आप एक स्टेप की एक वन लाइनर समरी बना लें अपने सामने। समरी जब आप इसको एक फ्लो चार्ट की सूरत में लिखते हैं तो आपके लिए मेमोराइज करना और याद रखना और उसको समझना आसान हो जाता है। आपने हेडिंग बनाई ग्लाइकोलाइसिस, आप नीचे से स्टार्ट करें, ग्लूकोज लिखें और ग्लूकोज से आप एरो की मदद से या स्टेप्स की मदद से मेंशन करें कि ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट बी में, बी कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट सी में, सी कन्वर्ट हुआ डी में, कहाँ पे एल्डिहाइड आ रहे हैं, कहाँ पे डाईहाइड्रोएसीटोन आ रहे हैं, कहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन हो रही है। हमने फॉस्फोराइलेशन देखा था कि मुख्तलिफ जगह पे फॉस्फोराइलेशन का लफ्ज़ यूज़ हुआ, तो फॉस्फोराइलेशन इज़ द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट। तो कहाँ पे एडिशन ऑफ द फॉस्फेट इज इक्वल टू फॉस्फोराइलेशन, ये प्रोसेस हुआ। और चंद एक जगह ऐसी है जहाँ पे एटीपी बन भी रहे होते हैं, यानी एनर्जी हासिल हो रही होती है, और एटीपी टूट भी रहे होते हैं, जिसका मतलब है कि एनर्जी लूज़ हो रही होती है। हम इसको अगर अपनी उर्दू लैंग्वेज में देखें तो तामीरी अमल भी हो रहा होता है, एनर्जी बन भी रही होती है, और साथ साथ तखरीबी अमल भी हो रहा होता है जिसमें एनर्जी टूट फूट भी रही होती है। एटीपी बने और इसको हम तामीरी अमल कहेंगे। एटीपी टूट गए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट टूटे, दिस मीन कि एनर्जी लूज हुई। जब एनर्जी लूज हुई तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गए। ठीक है जी। तो ये एक समरी है ग्लाइकोलाइसिस की। हमने इसको क्लोज किया था स्टेप नंबर 6 पे, और हमने एक नॉलेज के तौर पर आपको एक शीट शो की थी कि पूरे इस प्रोसेस में हमें हासिल क्या होगा। तो वो मुख्तसरन ये कि एक चेन ग्लाइकोलाइसिस की जब मुकम्मल हुई तो हमें 2 एटीपी हासिल हुए। 2 एटीपी हासिल होने का मतलब ये है कि हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा हुई। एनर्जी पैदा होने का मतलब है कि ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा अमल है कि ग्लूकोज के इंटेक के साथ कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक के साथ हमारे जिस्म में एनर्जी पैदा होती है, साइकिल नॉर्मल रहे। तो मेरे सामने समरी है स्टेप नंबर 6 की, और आपको एक इंटरेस्टिंग सी मैं बात बता दूं कि आपके सामने ये 2 लफ्ज़ केमिकल नेम लिखे हुए हैं, एक NAD है और एक NADH है। तो हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय अगर आपको मैं शॉर्ट वे में बताऊं तो आपको सुन के शायद हैरत हो कि सेलुलर लेवल पे, एक सेल के लेवल पे ये डिसाइड करना कि सेल ने ज़िंदा रहना है या नहीं रहना, वो डिपेंड करता है वो इन दोनों की एक्टिविटीज़ के ऊपर। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एक सेल को ज़िंदा रहना चाहिए,
या एक सेल को ख़त्म हो जाना चाहिए। और बात फिर सिर्फ एक सेल की नहीं होती, सेल टू सेल लिंक कर रही होती है। एक जगह अगर प्रोसेस में डिफ़िकल्टी आनी शुरू हुई तो वो डिफ़िकल्टी फिर आगे बहुत सारी पेचीदगियों में, कॉम्प्लिकेशंस में जनरेट हो सकती है। हम नॉर्मल साइकिल देखते हैं, स्टेप नंबर 6 देखते हैं। रिजल्टेंट रिएक्शन था उसका, हमने देखा कि ग्लाइसरल्डिहाइड है, 3-फॉस्फेट पूरा उस केमिकल का नेम है। एल्डिहाइड ग्रुप आपको मालूम है, ग्लाइसरल्डिहाइड मीन कि ग्लूकोज का कोऑर्डिनेशन हुआ है एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, फॉस्फेट इनके साथ अटैच है। अगेन इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व है वो ग्लाइसरल्डिहाइड, 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। और रिजल्ट है स्टेप नंबर 6 का 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट की सूरत में। अब इसका अगला स्टेप देखते हैं 7, 8, 9 और 10। हम पायरुवेट तक, ग्लूकोज से पायरुवेट तक जाने के प्रोसेसेस देख रहे हैं, साइकिल्स देख रहे हैं, स्टेप देख रहे हैं। स्टेप नंबर 7 शॉर्टेस्ट वे में हमारे सामने स्क्रीन की सूरत में मौजूद है, तो हम इसको रीड करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट ग्रुप दैट वाज जनरेटेड अर्लियर टू द एडीपी फ्रॉम एटीपी। ये एक फॉस्फोराइलेशन का अमल है। स्टेप नंबर 7 में अगर आप सिर्फ एक बात याद रखें तो आपका स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। स्टेप नंबर 7 इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। इसमें क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रही है। डिटेल्स में जब जाएंगे तो हम देखते हैं कि फॉस्फोराइलेशन इज द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट टू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एनर्जी का एक यूनिट है, कैलोरी का एक यूनिट है। इसमें देखा एडीपी में फॉस्फेट ऐड हुआ, जब भी हमने इसको फॉस्फोराइलेशन का नाम दिया तो बना क्या, एटीपी। और ये एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। ये टर्म आपको एक और जगह भी देखने को मिलेगी, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि सबस्ट्रेट लेवल की जब फॉस्फोराइलेशन, एंजाइमेटिक लेवल पे जब फॉस्फोराइलेशन हो रही होती है तो इसकी अपनी एक अहमियत होती है। इसमें एटीपीज की जनरेशन हो रही होती है। दिस फॉस्फोराइलेशन, दिस इज द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट टू द एडीपी टू गिव एटीपी is termed as substrate level phosphorylation, as the phosphate donor is the substrate 1,3-bisphosphoglycerate, the product is 1,3-BPG। simplest सादा लफ्ज़ स्टेप नंबर 7, एक लफ्ज़ याद रख लें इसमें कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन। इसमें फॉस्फोराइलेशन हो रही है। हाँ, अगर आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसमें लिख दीजिए कि एटीपी इसमें पैदा हो रहा है, एनर्जी इस स्टेप में पैदा हो रही है। तो हमें इसमें हासिल क्या हुआ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि स्टेप नंबर 7 का इख्तिताम हुआ, हमें ये एंड प्रोडक्ट देखने को मिला जिसका नाम है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। The remaining phosphate ester linkage in the 3-phosphoglycerate is moved from the carbon number 3 to carbon number 2 because of relatively low free energy of the hydrolysis to form 2-phosphoglycerate। सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन इस फ्लो चार्ट की सूरत में है, जो कि आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी आसानी से आप खुद भी बनाएंगे। और जब हम मिल के बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, हम इसको और भी ज़्यादा सिंपल वे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे, ताकि हमारी मेमोराइजेशन भी अच्छी हो, हमारी अटेम्प्ट्स भी अच्छी हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो। स्टेप नंबर 8 की समरी, 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, और इसमें जो एंजाइम मुलविस है, जो इसमें अपना एक्शन, अपना रोल प्ले कर रहा है, वो है फॉस्फोग्लाइसरेट म्यूटेज। समरी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, हमें हासिल हुआ 2-फॉस्फोग्लिसरेट। जी, अगला स्टेप डिहाइड्रेशन ऑफ द 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ये जहाँ पर पायरुवेट का लफ्ज़ आए, जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा ये केमिकल प्रोसेस, हमारा ये ग्लाइकोलाइसिस का अमल अपने एंडिंग फेज पे है।
क्योंकि इसका एंड रिजल्ट पायरुवेट में है। अब पायरुवेट का लफ्ज़ का आना दिस मीन के ये प्रोसेस अपने इख्तितामी मराहिल में है। हम इसको देख लेते हैं। दिस इज़ द सेकेंड रिएक्शन इन द ग्लाइकोलाइसिस वेयर अ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड इज फॉर्म। पूरे साइकिल में ये दूसरा मकाम ऐसा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सेल के लेवल से एनर्जी पैदा होती है। The 2-phosphoglycerate is dehydrated. डिहाइड्रेशन वाटर के मॉलिक्यूल का निकल जाना, इस प्रोसेस में डिहाइड्रेशन हो रही है। The 2-phosphoglycerate is dehydrated by the action of इनोलेज। इनोलेज एंजाइम है। कन्वर्जन किस में हुआ? 2-phosphoglycerate से फोस्फोइनोल पायरुवेट PEP में। दिस कंपाउंड इज अ फॉस्फेट एस्टर ऑफ द इनोल टॉटोमर ऑफ द पायरुवेट। तो सादा सा जो याद रखने वाली बात है वो ये कि इस प्रोसेस में टोटल पूरे साइकिल में ये सेकंड स्टेप है, एक ऐसा स्टेप जिसमें एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा पैदा हुए। ठीक है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो हमें ये बताता है कि एक चीज़ का दूसरे में कन्वर्ट हो जाना ये फिनिशिंग स्टेप नहीं है। अगर A B में कन्वर्ट हो रहा है तो कुछ सर्टेन कंडीशंस में वो B वापस A में कन्वर्ट हो सकता है। शर्त यह है कि उसको इस वापसी के अमल में जो उसकी टर्म्स है, जो उसकी कंडीशंस हैं, जो उसको इन्वायरमेंट चाहिए, जो उसकी शराइत हैं, वो उसको मुहैया की जाए। A का B में कन्वर्ट हो जाना और विद सर्टेन कंडीशंस B का वापस A में आ जाना, इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यानी कि ये रिएक्शन किसी भी टाइम वापस रिवर्स हो सकता है। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो कि इरिवर्सिबल है। एक दफ़ा अगर वकूअ पज़ीर हो गए, एक दफ़ा वो एक्शन हो गया, तो किसी भी सूरत में भले आप जो भी उसकी कंडीशंस हैं आप पूरी करते रहें, उसने वापस कन्वर्ट नहीं होना। यानी A को जब B में कन्वर्ट किया तो रिवर्सिबल रिएक्शन के तहत B वापसी A में जा सकता है। और इरिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन में A को जब हम B में कन्वर्ट करेंगे तो B जो प्रोडक्ट बन चुका सो बन चुका, अब वो वापसी A में वापस नहीं जाएगा, चाहे आप उसमें जो भी कंडीशन उसको प्रोवाइड करें, अप्लाई करें या जो भी इस पर एफर्ट करें। तो जैसा मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि अब हम पायरुवेट का लफ्ज़ देखने लगे हैं। पायरुवेट के लफ्ज़ से हमें अंदाज़ा होने लगा है कि साइकिल जो है वो अपने इख्तितामी मराहिल में है, इसने ख़त्म हो जाना है। डिटेल्स हमने लास्ट स्लाइड में देखा, सेकंड लास्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में हम इसी की समरी देख रहे हैं कि 2-phosphoglycerate विद द हेल्प ऑफ इनोलेज और डिहाइड्रेशन ऑफ द वाटर। डिहाइड्रेशन कहते ही वाटर के लॉस को हैं, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें निकल गया, हमारे पास बना फोस्फोइनोल पायरुवेट। हम यहाँ पर इस साइन की मदद से ये चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी कि किसी भी मौके पे अगर ज़रूरत पड़ी जिस्म को या रेस्पिरेशन के किसी अमल में कोई मामला ऐसा दरपेश हुआ कि फोस्फोइनोल पायरुवेट PEP को दोबारा वापस मुड़कर अपने पुराने रास्ते से होते हुए 2-phosphoglycerate में जाना पड़ा, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। शर्त यह है कि उसको जो कंडीशंस, केमिकल कंडीशंस या एनवायरमेंटल कंडीशंस या जो उसको एंजाइम्स चाहिए या जो उसको एनर्जी चाहिए वो प्रोवाइड की जाए, तो ये प्रोडक्ट वापसी भी अपने पिछले वाले प्रोडक्ट में जो कि इसका स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था वो उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो हम इस साइकिल का इख्तिताम करने लगे हैं। कैसे कि अब हमने पायरुवेट का लफ्ज़ देख लिया है। दिस मीन के पायरुवेट सब बनने लगे हैं। ग्लाइकोलाइसिस
का लास्ट स्टेप फोस्फोइनोल पायरुवेट बन चुका था। अब इसमें इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व है वो पायरुवेट काइनेज है। एडीपी कन्वर्ट टू बी एटीपी, कन्वर्जन शो कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी का मॉलिक्यूल बन रहा है। ये एक कंस्ट्रक्टिव फेज है, ये एक तामीरी अमल है जिसमें हमें एनर्जी हासिल होगी। दिस इज द सेकंड सबस्ट्रेट लेवल ऑफ द फोस्फोराइलेशन। खैर इसकी इतनी डिटेल में मत जाए। फोस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, एंजाइम का नाम है पायरुवेट काइनेज। तामीरी अमल, सादा लफ्ज़ों में हमारे पास एटीपी आ गए और हमारा एंड प्रोडक्ट पायरुवेट। और यही मकसद था कि ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो अपने 10 स्टेप्स को कंप्लीट करता हुआ पायरुवेट पे एंड कर गया सक्सेसफुली। सारे प्रोसेसेस में हमने देखा कि ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। इसमें NADB है, उसमें NADPH भी है, उसमें ATPs भी इन्वॉल्व हो रहे थे, मुख्तलिफ़ किस्म के उसमें एंजाइम्स भी हो रहे थे। इसमें हाइड्रोलिसिस का अमल भी हो रहा था, इसमें डिहाइड्रेशन भी हो रही थी, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही थी, इसमें फॉस्फोराइलेशन भी हो रही थी। और हमने आखिरी अपना फाइनल प्रोडक्ट पायरुवेट हासिल कर लिया। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है। ये सरप्राइज़ आपको इस सवाल को याद रखने में एक बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसकी बहुत ही एक शॉर्ट सी समरी है। अगर तो क्वेश्चन आपका आया 10 नंबर का, मोस्ट प्रोबेबली इम्पोर्टेंस के लिहाज से आ सकता है, तो हम 3 चीज़ों को तो ज़रूर उसमें मेंशन करेंगे। पहली स्टेप उसका डेफिनेशन, ग्लाइकोलाइसिस है क्या। सेकंड स्टेप उसकी एक्सप्लेनेशन कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ और एंड कहाँ से हुआ, और वो सारी बातें जो भी मैंने आपसे की कि जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फिर जब हम उसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो आपने अपना फ्लो चार्ट बना लेना। स्टेप 1 दिस इज़ हैपनिंग, स्टेप 2 दिस इज़ हैपनिंग, स्टेप 3 दिस केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, स्टेप नंबर 4 दिस इज़ हैपनिंग, 5 6 7 8 9 10। और इन केस के अगर क्वेश्चन शॉर्ट आता है या दूसरे अल्फाज में अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अभी फौरी तौर पे इसको अंडरस्टैंड करूं, याद करूं, तो कैसे किया जा सकता है। आप उस पर सबसे सिंपल मेंशन कर दें कि 6 कार्बन एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स जो कि सेम मॉलिक्यूल है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इनके दरमियान में जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन के, डिस्ट्रक्शन के, वो आपने सिंपल वे में ये इस फ्लो चार्ट की सूरत में मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। और एंड ये हुआ कि हमें पायरुवेट मिल गया, और जब हमें पायरुवेट मिल गया तो प्रोडक्ट हमारा ये साइकिल मुकम्मल हो गया। ये था बहुत ही शॉर्ट किस्म की समरी, आपके पहले स्टेप में आपको याद करने में जो आसानी देगी। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल ग्लूकोज, सेकंड वन इज़ दिस, आगे 2 मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन, और एंड प्रोडक्ट पे हम डायरेक्ट आ गए। क्वेश्चन अगर शॉर्ट वे में आता है तो आप इस तरह से भी उसको प्रेजेंट करते हैं, टाइम की शॉर्टेज की वजह से, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर क्वेश्चन लॉन्ग आता है। और जिस तरह आगे हम अपनी क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे कि हमें एटलीस्ट हर स्टेप और हर स्टेप की 3 करेक्टरिस्टिक फीचर्स यानी उसके जो मखसूस हिस्से हैं वो हमें फिंगर टिप पे आने चाहिए। जब हम पहली दफ़ा एक अटैम्प्ट करेंगे याद करने में तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, क्योंकि नई चीज़ थी। एक डीप केमिकल प्रोसेस हमने पढ़ा जो कि ह्यूमन बॉडीज़ में, इंसानी बॉडीज़ में या लिविंग बॉडीज़ में दरपेश होता है। और जब हम उसको 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो हमारा टाइम की कंजप्शन उसमें कम होती जाएगी, और फिर एक टाइम आएगा जब हमें फिंगर टिप पे तमाम स्टेप्स याद हो जाएंगे। हमने ग्लाइकोलाइसिस के अमल को 2 तरीके से देखा, हमने इसको बहुत डिटेल से भी देखा, हमने उसको फ्लो चार्ट की सूरत में भी देखा, हमने उसको थ्योरी की सूरत में भी देखा, और इस शॉर्ट समरी जिसको मैंने आपके लिए सरप्राइज़ का नाम दिया था हमने इसमें भी देखा। चॉइस इस टाइम आप इस को फॉलो करेंगे जो स्लाइड आपके सामने है, इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। कमिंग डेज़ में
जब हम अपने टेस्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो फिर हम इसको स्टेप वाइज याद, बोर्ड पे प्रैक्टिस, कॉपी पे प्रैक्टिस साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है जी। अब इसमें एक सादा सा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमारे पास पायरुवेट आ गया, हमारे पास एक प्रोसेस जो था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। हम अब पायरुवेट का फेट क्या है, पायरुवेट ने आगे मज़ीद क्या करना है। एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया, बॉडी में पैरेलल साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में बैक वक्त काफ़ी सारे प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस हो गया, आपके पास पायरुवेट आ गया। अब पायरुवेट ने आगे मज़ीद क्या करना है, उसके भी आगे सिंपल से इसी तरह मैंने फ्लो चार्ट्स की सूरत में, समरीज की सूरत में कुछ प्रेजेंटेशन जो है वो स्लाइड्स की सूरत में तैयार किया है। तो हम देखते हैं कि पायरुवेट आगे मज़ीद क्या क्या कर सकता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू एसिटाइल को ए। और अगेन पायरुवेट की तरह ही एक केमिकल है, जैसे ग्लूकोज एक केमिकल है, हमने हासिल किया पायरुवेट, वो भी एक केमिकल है। और ये पायरुवेट आगे एक मज़ीद साइकिल में दाखिल होने जा रहा है जो कि हमें एसिटाइल को ए देगा। और एसिटाइल को ए भी एक केमिकल है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, वो इसी तरह हम आगे जाके वक्त के साथ साथ देखेंगे, स्टडी करेंगे। मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरुवेट, फेट कहते हैं मुकद्दर, तकदीर या एंडिंग को। मेटाबॉलिक फेट ऑफ द पायरुवेट, क्या पायरुवेट ने मज़ीद क्या करना है। ये जो एरो इसमें शो हुआ है ये प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट मीन वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है, यानी कि ये एरो इन एरो से डिफरेंट है। ये शो करता है कि ये जो रिएक्शन है पायरुवेट का कन्वर्ट हो जाना एसिटाइल को ए में, तो प्रोबेबली 60 to 70% चांस ये है कि पायरुवेट अपनी सारी एनर्जी लगा दे या मैक्सिमम अपनी एनर्जी लगा दे 60 to 70% कि वो कन्वर्ट हो जाए एसिटाइल को ए में। देन व्हाट इज़ हैपनिंग इन द रेस्ट, बाकी पायरुवेट क्या करेगा जी। बाकी पायरुवेट लैक्टेट भी बना सकता है, पायरुवेट एलानिन भी बना सकता है, अमाइनो एसिड। पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट भी बन सकते हैं, और ऑक्सैलो एसीटेट से आगे मेलेट भी बनता है, एस्परेट भी बनता है, एस्पर्टेट भी बनता है, और ग्लूकोज भी बनता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस भी होते हैं। एक चीज़ रिवर्सिबल रिएक्शन जो एक प्रोडक्ट बी बना और बी से वापस चला गया, और इरिवर्सिबल जो वापसी कन्वर्ट नहीं हो सकता अपने पेरेंट प्रोडक्ट में, एक पेरेंट कंपाउंड में। पायरुवेट जो हमारा कंसर्न था कि पायरुवेट एसिटाइल को ए, इसका फेट क्या था, इसका मुकद्दर क्या था, तो ज़्यादातर ये होता है कि पायरुवेट ने अल्टीमेटली इस साइकिल में दाखिल होते हुए एसिटाइल को ए बनाना है। जब भी हमने इसको अगले साइकिल का नाम दिया कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट्स इनटू एसिटाइल को ए। तो अब हम शॉर्ट सी सिर्फ काम की बातें देखेंगे ताकि हमारे लिए याद करने में आसानी रहे, हमें समझने में आसानी रहे। हम रीड कर लेते हैं एक समरी। सेल का जो हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, पायरुवेट अपना रिएक्शन अगला उसमें जाके मुकम्मल करता है, एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बनाता है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज PDH। एक एंजाइम इसमें नहीं है, दो एंजाइम इसमें नहीं है, इसमें बहुत सारे एंजाइम शामिल हैं और हर एंजाइम मुख्तलिफ स्टेप्स पे मुख्तलिफ अपने फंक्शंस प्ले कर रहे होते हैं, अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। कोई एक एंजाइम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता। डिफरेंट स्टेप्स, डिफरेंट एंजाइम्स। अब एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं? पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, डाईहाइड्रोलिपोएट ट्रांस एसिटाइलेज, डाईहाइड्रोलिपोएट डिहाइड्रोजिनेज।
ये 3 बेसिक एंजाइम जो इसमें एसिटाइल को ए की प्रोडक्शन में पायरुवेट की मदद से अपना रोल अदा करते हैं। को एंजाइम्स, ये वो एंजाइम्स जो एंजाइम्स के हेल्पर होते हैं, उनको अपने काम की तकमील में हेल्प करते हैं, हम उन्हें सादा लफ्ज़ों में को एंजाइम कहते हैं। तो को एंजाइम्स हम देख लेते हैं कि इसमें TPP यानी थायमिन पायरोफॉस्फेट भी शामिल है, इसमें लिपोएट भी शामिल है, को ASH भी शामिल है, इसमें FAD भी है, इसमें NAD भी है। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ कि हमने NAD, NADP, NADPH के बारे में हमने जिक्र किया था कि एक सेल को ज़िंदा रखना है या नहीं रखना वो डिपेंड कर रहा होता है, वो फैसला करते हैं NAD और NADPH। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे सादा तरीके से सिंपलेस्ट वे में जो इसकी प्रेजेंटेशन बनती है वो ये है कि यह है पायरुवेट का केमिकल फार्मूला। CH3 कार्बन अपने डबल बॉन्ड के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आगे फ्री है, एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ NAD कन्वर्टेड NADH, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ यानी इस प्रोसेस में से खारिज हुआ, हमारे पास आ गया एसिटाइल कोए। सो जिस तरह मैंने ग्लाइकोलाइसिस की समरी आपके सामने पेश की थी एक ही स्क्रीन पर, एक ही प्रेजेंटेशन में, एक ही स्लाइड में, तो इसकी भी इसी तरह आप एक लाइन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर लें कि जी पायरुवेट था, उसका फार्मूला ये है, उसका एंजाइम ये है, उसमें 2 केमिकल रिएक्शन ये हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज हो रहा है और हमारे पास एसिटाइल कोए पैदा हुआ क्या? The conversion of the pyruvate to acetyl CoA is the central step, most important step, connecting the glycolytic pathway with citric acid cycle. Citric acid cycle को भी हम आगे मज़ीद डिटेल से देखेंगे। तो ये कनेक्शन बन रहा है ग्लाइकोलाइसिस का एसिटाइल CoA के बनने में और एसिटाइल CoA के बनने से लेकर अगले साइकिल्स में जिसमें सिट्रिक एसिड साइकिल भी है, उनका कनेक्शन। अब ये जो लाइन है ये बहुत अहम है। वो क्वेश्चन कि पायरुवेट बना, हमें क्या हासिल हुआ, एसिटाइल CoA बना, हमें क्या हासिल हुआ, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम ये सारा साइकिल क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो एसिटाइल CoA इज़ एन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट इन द लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड द कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल्स का बनना, इस बनने के अमल को सिंथेसिस, और ह्यूमन बॉडी में, इंसानी जिस्म में, जिंदा जिस्म में जो सिंथेसिस हो रही होती है उसको बायोसिंथेसिस का अमल देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेसिस में और लिपिड इज द पार्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल इज द पार्ट ऑफ द लिपिड, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। लिपिड्स की जो मेटाबॉलिज्म हो रही होती है उसमें एसिटाइल CoA अपना रोल प्ले करता है। और मेटाबॉलिज्म बच्चों आप जानते हो कि कैटाबॉलिज्म भी होती है, एनाबॉलिज्म भी होती है। एक चीज़ जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, टूट फूट जाती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में स्प्लिट हो जाती है, तो वो कैटाबॉलिज्म कहलाती है। और जब बहुत इसके उलट में देखें तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जब मिलकर एक बड़ी चीज़ की तामीर करती हैं तो उसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एटलीस्ट दूसरा साइकिल तो बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, और पहले साइकिल की समरी हमने इसकी सूरत में, जो सरप्राइज़ की सूरत में थी, वो आपके सामने है। प्रोसेस स्टार्ट हुआ था हमारा ग्लाइकोलाइसिस से, और ग्लाइकोलाइसिस में हमारा प्रीकर्सर मॉलिक्यूल था ग्लूकोज। 10 स्टेप उसमें इन्वॉल्व थे। प्रोडक्ट बना था उसमें पायरुवेट। एंजाइम्स भी थे, एनर्जी पैदा भी हो रही थी, एनर्जी उसमें खारिज भी हो रही थी, यूज़ भी हो रही थी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के मॉलिक्यूल्स की हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप उसमें फॉस्फोराइलेशन का जो अमल था
वो भी हमने उसमें देखा, जिसमें एडिशन ऑफ द फॉस्फेट, और जिस स्टेप में फॉस्फेट का एडिशन होता है वहाँ पे एनर्जी पैदा होती है। जिस स्टेप में फॉस्फेट जो है वो निकल जाता है तो उसमें एनर्जी बेसिकली कंज्यूम हो रही होती है, खारिज हो रही होती है। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का अमल हुआ तो पायरुवेट बन गया। पायरुवेट लिंक हो गया एसिटाइल को ए के बनाने में, और एसिटाइल को ए के बनने में पायरुवेट का ये प्रोसेस जो था, जो कि हमारे सामने लिखा हुआ है, एक लाइन की समरी है आपके सामने, एक फ्लो चार्ट की सूरत में मौजूद है कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस में निकला एसिटाइल को ए, और एसिटाइल को ए की सिग्निफिकेंस यानी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अहमियत क्या हो सकती है, वो ये कि कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में ये अपना रोल प्ले करते हैं। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक सादा सी प्रेजेंटेशन, सादा सा लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों ने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, आपने अपने जिस तरह मैंने आपको गाइड किया कि फ़्लो चार्ट बनाए। डिटेल्स, थ्योरी की डिटेल्स की अपनी एक अहमियत होती है, याद रखने में एक फ़्लो चार्ट की जो है वो एक अपनी अहमियत होती है। आप पॉइंट 1 लिखें, उसकी समरी 2-4 अल्फाज में या एक इक्वेशन के सूरत में लिख दें। स्टेप नंबर 2 का इसमें लिखें, उसमें हर वो अहम चीज़ 2-3, हर स्टेप की 2-3 अहम कैरेक्टरिस्टिक थे वो आप लिखें। एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, 2 दफ़ा प्रैक्टिस करें, एक वक्त आएगा जब फिंगर टिप पे आपका एक अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक आपको ज़बानी याद होगा। तो हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। तो सब बच्चों को अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।